है। कुंभ में कोरोना की हजारों फर्जी रिपोर्ट के मामले में शासन को हरिद्वार डीएम की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी का पेमेंट रोक दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का यह बयान सामने आया है। करीब 3 करोड़ की पेमेंट पर रोक लगाई गई है। डीएम की जांच रिपोर्ट पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर, कुंभ में हजारों फर्जी रिपोर्ट के मामले में ये बड़ा अपडेट आया है। शासन को हरिद्वार डीएम की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अभी ये मामला इस लिहाज से आया था कि किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी आईसीएमआर में कि वो हरिद्वार आज तक गया ही नहीं, और उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनको बताया गया है कि वो पॉजिटिव है। इसकी शिकायत के बाद फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी इंटरनल जांच करवाई और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि कई हजार रिपोर्ट ऐसी बनी है जो फर्जी है, जिसमें कोई व्यक्ति था ही नहीं हरिद्वार कुंभ के दौरान। और अब इसमें स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि डीएम हरिद्वार को रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है, और जो एक पर्टिकुलर कंपनी है, एक लैब का है, उसने कई हजार फर्जी रिपोर्ट बनाई और लगभग 3 करोड़ की पेमेंट उस पर उसकी पेंडिंग कर दी गई है, उस पर रोक लगा दी गई है। 300 रुपए की पर जांच के हिसाब से अगर ये बिल को देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ की अमाउंट है। लेकिन एक बड़ा मामला है, बड़ा घपला है यहाँ पर, और अब जांच रिपोर्ट के बाद सामने आ पाएगा अमित की इस पर क्या एक्शन होता है और कितनी ऐसी रिपोर्ट्स हैं और ऐसी कितनी लैब्स और थी जो इस तरह के फर्जीवाड़ा कर रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम तीरथ सिंह के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीएम तीरथ सिंह आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, प्रहलाद पटेल, गिरिराज सिंह और रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा सीएम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। कल उनके दौरे का पहला दिन था। कल भी उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की थी और आज दौरे के दूसरे दिन भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम चलता रहेगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम की आज की मुलाकातों को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पहले सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात होनी थी, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर दिल्ली से बाहर हैं और वो दोपहर तक पहुंचेंगे। इसके चलते अब उनकी जो मुलाकात है वो देर शाम तकरीबन रात को 8 बजे के आसपास होगी। अब ये तीरथ सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री, वो फिलहाल उत्तराखंड सदन में रुके हुए हैं। थोड़ी देर में वो जो उपराष्ट्रपति के आवास के लिए रवाना होंगे और 11 बजे उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात होगी। इसके साथ साथ 1:30 बजे जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद में 4 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, फिर 4:45 बजे हरदीप पुरी, उसके बाद 6 बजे के आसपास जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उसके बाद में 7 बजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, इन सबसे मुलाकात होगी। उसके बाद में क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात कर लें। कार्यक्रम अभी तक इसको लेकर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। अगर कल की बात करें तो कल कई सारी अहम मुलाकातें खुद मुख्यमंत्री ने की थी, चाहे वो केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की बात हो या खेल मंत्री से मुलाकात की बात हो या पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की बात हो। तमाम मंत्रियों से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने जो मुद्दे हैं प्रदेश के वो उनके सामने रखे और केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया गया, चाहे वो जिस तरह से जीएसटी प्रदेश में लागू होने के बाद में जिस तरह से प्रदेश के राजस्व में घाटा हुआ तो उसको लेकर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की, अपनी बातचीत रखी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्होंने सब तरह की जो मदद है वो मुहैया कराने की बात कही गई है। यही मेरा सवाल भी है, जो खेल मंत्री से मुलाकात में कि अगर मुलाकातों का एजेंडा ये है कि उत्तराखंड में जो योजनाएं चल रही हैं उनको और गति दी जा सके, रफ्तार दी जा सके, तो क्या वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है क्या कि वहां पर सीएम लौट कर जाएं और उसके बाद उन योजनाओं को गति मिल जाए? क्योंकि यहां पर मंत्रियों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जी बिल्कुल, मंत्रियों के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा सहयोग प्रदान कराया जाएगा। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। चाहे वित्त मंत्री से मुलाकात की बात करें, खुद जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो आपकी पेंटिंग है, जो प्रसिद्ध जो हस्तकला पेंटिंग है, उसका आप पूरे प्रदेश भर में आप उत्पाद चुनिए हर जिले से और उसकी प्रदर्शनी लगाइए। प्रदर्शनी के आयोजन जब होगा तो मैं खुद वहां उपस्थित रहूंगी। तो इस तरह से सभी केंद्रीय
मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि आपको पूरा सहयोग है केंद्र सरकार की तरफ से। अगर खेल मंत्री की बात करें, किरण रिजिजू से मुलाकात हुई तो पूरे प्रदेश भर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो मुख्यमंत्री की तरफ से मांग की गई थी, तो केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पूरे प्रदेश भर में जो पूरा बड़े बड़े खेलों का आयोजन कराया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर लगातार तैयारी कराई जाएगी। ओली की अगर बात करें तो वहां स्पोर्ट्स एडवेंचर जो एक्टिविटी है उनको लेकर और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो तमाम जो मुलाकातों में कहीं ना कहीं पूरे सार्थक रही राज्य को सहयोग मुलाकातें मिलता सार्थक दिख रहा रही। है। बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले सोमवार को सीएम तीरथ ने दिल्ली में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान उत्तराखंड की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और 5 वर्ष बढ़ाने का अनुरोध किया। सीएम तीरथ ने केंद्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की, जैसा कि हमारे संवाददाता पवन गौड़ ने बताया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोड़ने के लिए कहा। सीएम ने उत्तराखंड की कला ऐपड़ पर विशेष चर्चा की। सीएम ने मुख्यमंत्री वात्सल योजना के बारे में भी उनको जानकारी दी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। मंत्री बहन सीतारमण जी से मिलना हुआ। काफ़ी इश्यूज पे उनसे बातचीत हुई है। अपने मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी से भेंट हुई, तो शिष्टाचार के साथ साथ मुद्दों पे भी वात्सल्य योजना के तहत उनसे कुछ बातचीत और नीचे ग्रामीण तक और कैसे हमारी बहनों को एक रोजगार से जोड़ें, तो वहाँ का जो कलाकृतियाँ हैं, वहाँ के रिसोर्सेज हैं। मंत्री अपने आदरणीय किरण रिजिजू जी से भी बातचीत हुई, भेंट हुई है। विभिन्न खेलों की दृष्टि से और उससे हर जिले में खेलों के माध्यम से कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिलहाल शुरू नहीं होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि तैयारी पूरी नहीं होने के चलते फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी होने के बाद ही चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर 16 जून यानी कल नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। पहले जिले के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल अभी तैयारियां पूरी नहीं हैं, लिहाजा यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में 22 जून तक लागू कोविड कर्फ्यू के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 16, 18 और 21 जून को राज्य में बाजार खुले रहेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। वहीं फल, सब्जी, डेयरी और मिठाई की दुकानें अब रोज खुलेंगी। शादी और अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों की परमिशन दी गई है। दूसरे राज्य से आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अभी भी जरूरी होगा। और चलिए अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बताते हैं। राज्य में 296 नए केस आए हैं, जबकि 12 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 990 मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं। राज्य में 3900 एक्टिव केस अभी भी हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 95% तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रेणु गोयल द्वारा संपत्ति हड़पने के मामले में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये इशारा है कि राजनीति के रास्ते पश्चिमी यूपी के भूमाफिया अब उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट बनाने लगे हैं।
सहारनपुर की रहने वाली और उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रीना गोयल को संपत्ति हड़पने के मामले में रविवार को गिरफ्तार किया गया और शाम तक जमानत पर छूट भी गई। रीना गोयल करीब 5 साल पहले बीजेपी में आई और कई पदों के बाद वो प्रदेश मंत्री भी बन गई। बीजेपी के कई विधायक और मंत्रियों से रीना गोयल का सीधा उठना बैठना है, लेकिन मौके की नजाकत भांप बीजेपी ने रीना गोयल से चंद घंटों में ही किनारा कर लिया। जो भी मामला है वो पूरा जांच का विषय है, उसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है और उसमें पृष्ठभूमि उसकी क्या है, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के समक्ष जैसे ये पूरा मामला आया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसे पदमुक्त कर दिया है और जैसे जैसे जांच होगी और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। रीना गोयल के खिलाफ मौजूदा साक्ष्य छिपाने और हल्की धाराओं में मामला दर्ज करने के आरोप में पुलिस भी संदेह के घेरे में है। डीआईजी गढ़वाल ने पूरे थाने की ही जांच के आदेश दे दिए हैं। तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इसमें धाराएं बढ़ेंगी और जो बताया गया है फर्जी ट्रस्ट के हिसाब से, तो फर्जी ट्रस्ट ऐसे नहीं बन जाती, उसके लिए कोई दस्तावेज भी ज़रूरत होती है। तो 420, 467, 468 और 471 और साथ में 120 भी में ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ये आता है। देखिए, इसमें जो अभी तक बात आ रही है कि एक व्यक्ति थे और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया गया और उसमें जो है पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जो भी लीगल कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, इस तरह की शिकायतें आई हैं मेरे पास और इस पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। यदि किसी भी पुलिसकर्मी की कोई भी संलिप्तता या कोई लापरवाही भी सामने आती है तो डेफिनेटली। और चलिए आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी बच्चों के लिए मेडिसिन किट को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, जब दुनिया और देश के भी कई राज्य कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने के काफ़ी निकट है, लेकिन साथ साथ तीसरे लहर की जो आशंका विशेषज्ञों ने व्यक्त की है उसके लिए भी अपनी एक व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि मार्च के अंत से लेकर के मई के अंत तक लगभग 2 माह तक प्रदेश ने भी और देश ने भी कोरोना महामारी को झेला है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य को लेकर के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उन आशंकाओं ने हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मजबूती के साथ उन आशंकाओं को निर्मूल तो साबित किया है, लेकिन इस द्वितीय लहर को भी नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है।
उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं प्रदेश सरकार की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, जिनके पुरुषार्थ से हम लोगों को प्रथम लहर में सफलता के बाद द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई और आज हम तीसरी लहर की तैयारी के चरण में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। याद करिए, जब 23-24 अप्रैल को 19 अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर केवल सिंगल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस एक रह गया है। एक जनपद ऐसा है जहां एक्टिव केस मात्र एक है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 3 है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 5 है। यानी अगले 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इन जनपदों में एक भी कोरोना का केस नहीं होगा। कोरोना मुक्त हमारे वे जनपद होंगे। यानी आज से कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भी हम लोगों का प्रयास प्रारंभ हो गया है कि जो जनपद कोरोना मुक्त होगा वह जनपद अपने आप में कह सकता है कि हमारा प्रबंधन बेहतरीन है और हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक केस आएंगे, पॉजिटिव केस आएंगे। आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि मई के अंत तक आते आते उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मई के अंत तक आते आते 30 लाख से अधिक एक्टिव केस कोरोना के होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज एक्टिव केस मात्र 7,200 हैं। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि ये 25 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना पॉजिटिव के प्रतिदिन जो केस आएंगे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आएंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 340 पॉजिटिव केस आए हैं। बेहतरीन प्रबंधन कोरोना से बचाव के लिए हम सब के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क ने यह साबित करके दिखाया है कि कोरोना महामारी हो या कोई भी महामारी, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिकता का परिचय देकर के हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो परिणाम आने में कोई देर नहीं लगेगी। इंसेफ्लाइटिस का सफलतापूर्वक समाधान करने का कार्य रहा हो या कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने का, उत्तर प्रदेश का ये मॉडल देश के सामने है, दुनिया के सामने है। तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने 4 चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे बरसात के कारण, मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है या जल जनित बीमारियां,
इन सब के कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणु जनित बीमारी हो, जल जनित बीमारी हो, या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है। और उस समाधान का मार्ग निकालने की दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने उन सभी जरूरतमंदों को जिनके पास आजादी के बाद भी जिन्हें एक एक शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाया था, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज उन सभी परिवारों के पास न केवल नारी गरिमा की सुरक्षा करने का एक माध्यम मिला, बल्कि उन परिवारों को तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिली। और इसीलिए हम लोगों ने जो 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी, लक्षणों के आधार पर ही उपचार होता था। भारत जैसे देश में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, अभिनंदन करते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों का जिन्होंने 2 वैक्सीन भारत को दी। और आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुरक्षा का एक बेहतर कवच दे रहा है। और बेहतर कवच के लिए हम लोगों ने तय किया कि 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे, वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जून के अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। और कुछ सीएससी जो दूर दराज के सीएससी हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर के प्रशिक्षण की कार्रवाई भी हमारी साथ साथ चल रही। पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, इन सब के भी प्रशिक्षण की कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है। वर्तमान में इनका प्रशिक्षण भी वर्तमान में चल रहा है। और उसी की चौथी श्रृंखला है मेडिसिन किट। आप सब जानते हैं कि जब आशंका व्यक्त की जा रही है थी कि उत्तर प्रदेश तो एक भयावह संकट में फंस गया है, अब निकलना कठिन होगा। मैं स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गया था और मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि वास्तव में हर व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मुझे स्वयं जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आई मैं स्वयं बाहर निकला। हमने निगरानी समितियों का आह्वान किया कि आप गांव-गांव जाइए, डोर टू डोर सर्वे करिए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट घर में ही उपलब्ध करवा दीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन में रखिए। घर में व्यवस्था नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में, पंचायत घर में, विद्यालय में उनकी व्यवस्था करवाइए। और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चली और उसका बेहतर परिणाम आया। जो लोग कहते थे यूपी के गांवों में व्यापक संक्रमण है, अनियंत्रित संक्रमण है, गांव में हम लोग जा रहे थे, हमारी निगरानी टीम जा रही थी,
और उसको पूरी तरह नियंत्रित भी की। आज हमारे गांव फिर से सुरक्षित हैं। गांव के लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इसका मुकाबला किया और कोरोना को पूरी तरह मात दिया। आज स्थिति हमारे गांव पूरी तरह सुरक्षित में है, शहर सुरक्षित हैं और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने के पहले मेडिसिन किट की व्यवस्था गांव-गांव में, मोहल्ले में वितरित होनी है। 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। मैं इन सभी निगरानी समितियों से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं और भी राजस्व विभाग के कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। वे हमारे अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा हैं और उन कोरोना योद्धाओं का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने कर्मी हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं और भी राजस्व विभाग के कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। वे हमारे अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा हैं और उन कोरोना योद्धाओं का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने स्वयं की परवाह नहीं की, लेकिन एक व्यक्ति को, एक गांव को कोरोना से मुक्त करके बचाव का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। WHO को और नीति आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्य की सराहना करनी पड़ेगी और उस कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन किट को वितरित करने का कार्य करेंगी। आज इसी कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है जिसमें छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा उन्मन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है और फिर 12 से 18 वर्ष 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हर एक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि 72,000 से अधिक निगरानी समितियों को हम पहले चरण में 100 पैकेट उपलब्ध करवा करके वे अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे। लक्षण युक्त व्यक्ति को, अगर किसी को फीवर है या फीवर वायरल का भी हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस का भी हो सकता है या फीवर मलेरिया का भी हो सकता है, किसी अन्य बीमारी का भी हो सकता है, ये दवा उसमें नुकसान नहीं करेगी बल्कि फायदा देगी। कोरोना है तो कोरोना की जांच करने का एक अवसर मिलेगा, स्क्रीनिंग होगी और उसी दौरान 72 घंटे के अंदर हमारी वहां की टीम जाकर के निगरानी समिति रैपिड रिस्पांस टीम को वहां भेज करके उनका 24 घंटे के अंदर टेस्ट करा करके उनके सफलतापूर्वक उपचार की व्यवस्था CHC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेजेस में करवाने की व्यवस्था भी कराएगी। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग को, मेडिकल कॉर्पोरेशन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। एक समयबद्ध तरीके से उनके द्वारा जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है, थर्ड वेव को आने से पहले ही हम नियंत्रित करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर अपने सभी नागरिकों से अपील करूंगा। ये महामारी है और ये महामारी हमें बचाव के लिए प्रेरित करती है। अपना बचाव जितना हम कर सकेंगे, किसी भी स्तर पर लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं। स्वयं का, अपने आसपास के क्षेत्र का, अपने परिवार का, जहां तक संभव हो सकता है हर व्यक्ति इसका पालन करे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करें। लेकिन इस सबके बावजूद जो लोग निरंतर अपनी व्यस्त दिनचर्या में, कामकाजी वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है जिनको भीड़ में उतरना पड़ता है, लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, अगर वे चपेट में आ जाते हैं तो टेस्ट कराने से न भागें, टेस्ट अवश्य कराएं। क्योंकि एक कोरोना का टेस्ट फ्री में है
कहीं कोई समस्या नहीं, टेस्ट अवश्य कराएं और टेस्ट कराने के बाद अगर कहीं भी पॉजिटिव आता है तो बीमारी को छुपाने से अच्छा है तत्काल उपचार कराने के लिए जो विशेषज्ञ कहते हैं चिकित्सकों की देखरेख में अपना उपचार भी करवा लें। दूसरा, वैक्सीन जरूर लें, वैक्सीन फ्री में है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को भारत सरकार पहले से वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। 1 मई से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग को भी वैक्सीन देना था। उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी को वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी, लेकिन 21 जून से भारत सरकार 18 से लेकर के ऊपर उम्र के सभी आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के, कि फ्री में वैक्सीन प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में बहुत सहायक होगी, उनको रक्षा कवच, एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। हम सब वैक्सीन लेने में कोताही ना बरतें। हमारी जब बारी आएगी हम लोग वैक्सीन अवश्य लेंगे। अगर इसका पालन हम कर सकेंगे तो निश्चित ही कोरोना महामारी से हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार और हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। मैं स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रथम और द्वितीय लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के इस अनुभव के कारण हम तृतीय लहर को आने के पहले ही नियंत्रित करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। निपटने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। तीसरी लहर के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हर एक कदम पर हम लोगों के साथ हैं कोरोना से लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत भी इसलिए की जा रही है ताकि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। अगर उनको किसी तरह से कोरोना से दिक्कत हो रही है तो ये किट उन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस होगा और निगरानी समिति इन किटों को अलग अलग ग्राम पंचायतों तक पहुंचाएगी, जिससे कि ये जरूरतमंदों तक पहुंचेगी। तो लगातार सरकार इस ओर प्रयासरत है कि कोरोना महामारी को रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार धीरे धीरे मामले कम होते जा रहे हैं कोरोना के, और कोशिश भी सरकार की यही है कि इस महामारी से हम लड़कर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि गांव में जिस तरह के हालात थे दूसरी लहर में मुश्किलें काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश की गई सरकार की तरफ से और दूसरी लहर पर बहुत हद तक काबू पाने में हम सक्षम रहे हैं। इसमें अभी संकट के आने से पूर्व ही ये शायद हिंदुस्तान में पहली बार कोई उदाहरण आज दिया गया होगा और आप सबका इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया औषधि किट्स के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें और हमें कृतार्थ करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। प्रत्येक वर्ग हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशित एवं आवश्यकतानुसार अलग अलग प्रकार की दवाई किट तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 50 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क दवाई किट्स वितरित की जाएंगी। प्रथम चरण में 17 लाख किट 18 मंडलों के 75 जनपदों के लिए लखनऊ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, प्रेरणा और निर्देश पर रवाना की जा रही है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना कर रहे हैं। ये प्रदेश और उनके नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक अभूतपूर्व पहल, एक अभूतपूर्व कदम है, जिसके लिए हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि एक अभिभावक के बाद हम सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और हमारे उत्तम जीवन के लिए आपने ये जो कदम उठाया है, ये जो युद्ध स्तर की तैयारी की है कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए, जिसमें कि 0 माह से 18 वर्ष के बच्चों के लिए तो
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 17 लाख मेडिकल किट जो बच्चों के लिए तैयार की गई है उसे हरी झंडी देकर सीएम योगी रवाना कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर ये किट अब अलग अलग जिलों में जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्र के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के हिसाब से इस किट को तैयार किया गया है। 5 साल के बच्चों के लिए अलग किट है, 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए अलग से मेडिसिन और दवाइयों की किट तैयार की गई है और 12 से 15 साल के बच्चों के लिए ये मेडिकल किट तैयार की गई है। यानी अलग अलग कैटेगरी में ये किट जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो इस किट को बांटा जाएगा वो पहले देखा जाएगा कि किसमें कितना सिम्टम है, उस हिसाब से इस किट को दिया जाएगा। निगरानी समिति इस किट को बांटने का काम करेगी, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा वो बहुत फेयर तरीके से होगा और आम जन तक, आम लोगों तक ये किट जरूरतमंदों तक पहुंच जाए, इसकी भी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी। तो 17 लाख किट जिसको इस वक्त हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी ने रवाना किया है, अलग अलग जिलों में जाएगी और इसके बाद 33 लाख किट को भी रवाना किया जाएगा बाकी जिलों में और फिर ये जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना होने की संभावना को लेकर और साथ ही साथ किस तरह से स्वास्थ्य महकमा जो है उत्तर प्रदेश का वो बिल्कुल तैयार है कोविड से लड़ने के लिए, इस बात का जिक्र सीएम ने किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करना है बल्कि जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए तमाम कोरोना के प्रयासों के बीच लोग वैक्सीन भी लगवाएं और अपने आप को कोरोना की बीमारी से बचाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से इस कोरोना को हराना है और प्रदेश के लोगों को स्वस्थ बनाना है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे एक बड़ा अभियान और इस अभियान के तहत 17 लाख मेडिकल किट अब हरी झंडी देकर रवाना कर दिया है सीएम योगी ने। और यहां से 75 जिलों में ये मेडिसिन किट पहुंचेगी और उसके बाद निगरानी समिति की अगुवाई में इसे अलग अलग पंचायतों में बांटा जाएगा ताकि हर घर में जरूरत के हिसाब से इसे पहुंचाया जा सके। इसमें कैटेगरी भी बांटी गई है, बच्चों की उम्र को देखते हुए दवाइयों की डोज लिखी हुई है बाकायदा। जिस तरह से सीएम योगी ने भी जिक्र किया कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसे रखा गया है कि किस तरह से बच्चों को ये दवाइयाँ दी जानी है। 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग किट है, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग किट है और फिर 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अलग किट बनाई गई है जो कि जरूरत के हिसाब से इन बच्चों को दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर इस निःशुल्क दवाई